हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आज आपको कैश बुक स्टार्ट कर रही हूं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस में बना चुकी हूं। टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी करा चुकी हूँ न्यू एडिशन 2024 की बुक के। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना, जिसमें 2024-25 क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी चैप्टर्स फुल कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन एंड साथ ही साथ एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ वहाँ पर दिए हुए हैं। आप आसानी से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक ऐप भी है, स्टडी नाइटेक ऐप, जिस पर आप जाकर इन सभी चैप्टर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। तो यदि आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 कैश बुक। देखिए स्टूडेंट्स, कैश बुक एक स्पेशल पर्पस बुक है, ठीक है ना। तो कैश बुक को समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, या जहाँ पर सेल्स ज़्यादा होती है, या वहाँ पर परचेज ज़्यादा होती है। तो यदि हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, जनरल एंट्री हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं हम वैसे वैसे एंट्री करते जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ कैश के ट्रांजैक्शन बार बार हो रहे हैं, तो बार बार क्या होती है, जनरल एंट्रीज जो होती हैं उसमें कैश की एंट्रीज हो जाती हैं, या बार बार सेल्स की एंट्री होती है। तो ये स्थिति क्या होती है ना, उन ट्रांजैक्शंस या उन जनरल एंट्रीज के लिए बुरी हो जाती हैं जिनके कम एंट्रीज होती हैं, क्योंकि बार बार कैश की, सेल्स की, परचेज की एंट्रीज हो रही हैं, तो वो एंट्रीज कहीं छुप जाती हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया उन बिजनेसेस के लिए जहां पर इन ट्रांजैक्शंस को बार बार रिकॉर्ड किया जाता है कि यदि आपके बिजनेस में कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड अलग से कोई बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं, एक दिन में 3-4 बार हो रहे हैं, तो आप जनरल एंट्री में की एंट्री ना करके, मतलब उन ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री में ना लिखकर एक स्पेशल हम क्या बना दें, कैश बुक बना दें, और कैश से रिलेटेड जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हो उनकी एंट्री हम कहाँ पर कर दें, जनरल एंट्री में कर दें। ठीक है, तो ये वही कैश बुक है। कैश बुक के अलावा और क्या क्या बनाया जा सकता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर, ये 5 सब्सिडरी बुक्स हैं जो कैश बुक के अलावा बनाई जा सकती हैं। कैश बुक तो एक अलग से ही चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर 10, लेकिन परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर को हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि कैश बुक काफ़ी फैला हुआ है, इसलिए उसका एक अलग से चैप्टर बताया गया है और इन सभी को बहुत ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, कैश बुक पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, कैश बुक होती क्या है उसे समझ लेते हैं। तो देखो, कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कैश या बैंक के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहाँ पर, कैश बुक में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जनरल एंट्री होगी उसके बाद फिर क्या होगा, कैश बुक में एंट्री होगी, नहीं, ये जनरल एंट्री डायरेक्ट कहाँ पर हो जाएगी, कैश बुक में होगी। जितने भी यहाँ पर डेबिट साइड में क्या लिखे जाएंगे, जितने भी रिसीप्ट हैं, ठीक है ना, जितना भी रिसीप्ट हुआ है उसे डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जितना भी पेमेंट है उसे कहाँ पर लिखा जाएगा, उसे कहाँ पर, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन जो होंगे वो कैश कॉलम में लिखे जाएंगे, और बैंक ट्रांजैक्शन होंगे वो बैंक कॉलम में लिखे जाएंगे। जो बैलेंस होगा, ठीक है ना, जब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर जो डिफरेंस बैलेंस आएगा उसे कैश इन हैंड या बैलेंस एट बैंक करके लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाएगा, कैश या बैंक से रिलेटेड होंगे वो, ठीक है ना। तो कैश बुक में इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो कैश या बैंक से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें आगे क्या बताया गया है, फीचर्स ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक क्यों तैयार की जाती है।
ये एक फीचर इसका इंपॉर्टेंट है ना जानना कि कैश बुक क्यों तैयार की जाती है। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। कैश रिसीव्ड एंड चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। ये अभी हमने पहले भी देखा इन रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। मतलब यहाँ पर सिर्फ कैश से रिलेटेड बात हो रही है, कैश या बैंक। क्रेडिट हुआ उसकी कोई बात नहीं होगी, सिर्फ कैश की बात होगी। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। इट परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर एट द सेम टाइम, ठीक है ना। एक ही बार में इसकी जनरल और लेजर में एंट्री कर ली जाती है। जैसे क्या होता है ना, वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जनरल में एंट्री करते हैं फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप अलग से ही कैश बुक बना रहे हो तो फिर आपको अलग से लेजर में कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं होती या कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं होती, वो दोनों एक ही बार में हो जाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, दो तरह की कैश बुक होती है, ध्यान से समझो। यहाँ पर दो तरह की कैश बुक होती है, एक होती है सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो देखो ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पर जो ये कैश बुक बनती है ना, ये एक तरह से लेजर जैसी ही बनती है, जिसमें टी शेप होता है, ये टी शेप हो गया, ठीक है ना। इसे हम कैश बुक कहेंगे। ये लेजर और जनरल दोनों हैं। यहाँ पर सबसे पहले आती है डेट, फिर पर्टिकुलर, ये वाउचर नंबर है, जिस वाउचर से आप एंट्री कर रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री कर रहे हो तो जिस वाउचर से कर रहे हो तो यहाँ पर वाउचर नंबर आएगा, लेजर फोलियो और रुपीज आता है, अमाउंट भी लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही क्रेडिट साइड हो जाता है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ठीक है। जितने भी रिसीप्ट हैं, ठीक है, जितने भी रिसीप्ट हैं उन्हें डेबिट साइड लिखते हैं और जितने भी पेमेंट हैं उन्हें क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये एक फॉर्मेट बता रही हूँ, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब उन्हें अलग से करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। टू कॉलम क्यों बनाए जाते हैं, वो जो बनाई गई थी सिंगल कॉलम उसमें सिर्फ कैश की ही बात की गई थी, ठीक है ना। ये मैं पूरा पढ़ नहीं रही क्योंकि इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है डबल कॉलम, मतलब क्या है, बनेगा ये भी टी शेप ही, देखो बना ये भी टी शेप ही है, ठीक है, बना ये भी टी शेप ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। लेकिन यहाँ पर जो कॉलम आएंगे वो दो और आएंगे, कैश एंड बैंक। पहले उसमें सिर्फ अमाउंट का आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कैश का भी आएगा और बैंक का भी आएगा। ऐसी बिजनेसेस जहाँ पर कैश और बैंक दोनों से ही रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें दोनों कैश एंड बैंक दोनों अकाउंट बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने दोनों अकाउंट बना लिए, तो बस ये होती है डबल एंट्री कैश बुक। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है ये है कॉन्ट्रा एंट्री। बच्चों ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। इसको लेके बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, इस चैप्टर में यही है जिसको अच्छे से समझने की जरूरत है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री आर द एंट्रीज विच इफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक, ठीक है। मतलब ऐसी एंट्री जिससे कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश था उसे बैंक में जमा कर दिया, तो कैश पे भी इफेक्ट हुआ और बैंक में भी इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो टू कैश अकाउंट लिखते हैं, लेकिन लिखते कहाँ पे हैं, बैंक वाले कॉलम में। क्यों, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारा जो कैश है वो बैंक में चला गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, दोनों तरफ एंट्री होती है, बाय बैंक अकाउंट और 20,000 कैश में लिखते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर कैश अकाउंट आएगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा, बैंक वाले कॉलम में एंट्री होगी और यहाँ कैश वाले कॉलम में होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो LF वाला है कॉलम, इसमें C लिखाएगा, C से डिनोट होता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पहली क्या हो गई, कैश डिपॉजिट इन बैंक, एंड जो सेकंड होती है इसमें वो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब उसमें डिपॉजिट किया था, इसमें हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में जो अमाउंट है वो आ जाएगा, और यहाँ पर बाय कैश अकाउंट और जो बैंक के कॉलम में है वो अमाउंट आ जाएगा, और लेजर फोलियो में C से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये डिनोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर, चलो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको यहाँ पर C से, ये देखो लिखा है ना, C से डिनोट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और आता है,
चाहती तो मैं अलग से भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने इसी में बता दिया। पेटी कैश बुक, अब पेटी कैश बुक इज मेंटेन अ रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीग्राम्स। देखो क्या होता है, बिजनेसेस में बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। अब इन खर्चों के लिए जो मैनेजर है या जो अकाउंटेंट है या जो इन खर्चों को देखता है, वो बार बार कहाँ जाएगा, डायरेक्टर के पास जाएगा। वो बोलेगा कि आज हमें स्टेशनरी मंगानी है, या आज मुझे टेलीग्राम करना है, या आज मुझे पोस्टेज करना है, तो आप मुझे लाइए दीजिए, 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए। तो वो क्या इतना फ्री तो रहता नहीं है कि इतने छोटे छोटे खर्चों के लिए वो बार बार पैसे दे। तो यहाँ पर क्या करता है, वो जो उनका मैनेजर है जो ये सारी चीज़ों के खर्चे देखता है, उसको क्या करता है ना, 10,000 रुपीज़ सपोज दे देता है। तो वो क्या कहलाती है, पेटी कैश कहलाती है। मतलब आपने 10,000 रुपीज़ उसको दे दिए हैं और उससे बोल दिया है कि जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तुम मुझे नोट करके बताते जाओ कि 10,000 में से 500 तुमने यहाँ पर खर्चा किया, 500 यहाँ किया, 2000 यहाँ किया। इन सब खर्चे होने के बाद जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाए तब तुम मेरे पास वापस आ जाना और मुझे बता देना कि 10,000 रुपीज़ कहाँ पर तुमने खर्च किए। तो बस वही होती है, उन्हीं खर्चों का हिसाब किताब किस में रखा जाता है, पेटी कैश बुक में रखा जाता है। यहाँ पर पेटी कैश बुक में भी मेंटेन बाय इम्प्रीज्ड सिस्टम। इस बात को ध्यान रखना, इम्प्रीज्ड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है इम्प्रीज्ड सिस्टम पेटी कैश बुक में? इम्प्रीज्ड अमाउंट इज द डिफाइंड सम ऑफ द मनी दैट इज प्रोवाइडेड टू पेटी कैशियर। ठीक है, मैनेजर नहीं कहते, उसे कहते हैं पेटी कैशियर, जो छोटे मोटे खर्चा करता है। पेटी कैशियर फॉर सर्टन पीरियड विच कैन बी वीक और मंथ। एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे एक वीक के लिए दे दिए पैसे या 1 मंथ के लिए दे दिए, 10,000 दे दिए, उसमें से 8,000 का ही खर्चा हुआ, तो जो बचे हुए 2,000 है वो नेक्स्ट मंथ में आगे बढ़ जाते हैं। अब जब वो हमारा जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, अब 10,000 की जगह 8,000 देता है, क्योंकि 2,000 पिछले मंथ के बच गए हैं। तो वही क्या कहलाता है, इम्प्रीज सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर पेटी कैश बुक 2 तरह की होती है। पहली होती है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में देखो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता बच्चों। अमाउंट जितना मिलता है, हमें मिला है वो लिखेंगे, लेजर फोलियो लिखेंगे, कैश बुक फोलियो लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो लिखेंगे, उसके बाद वाउचर नंबर लिखेंगे और उसके बाद अमाउंट पेड लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इस तरीके से सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट होता है। इसके बाद एक और फॉर्मेट होता है सेकंड एनालिटिकल पेटी कैश बुक, अ बुक विद द 1 कॉलम फॉर रिसीप्ट एंड मोर देन 1 कॉलम ऑफ पेमेंट। मतलब यहाँ पर जो रिसीप्ट का कॉलम है वो बस एक ही रहेगा। देखो यहाँ पर क्योंकि हम एक बार ले रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट का कॉलम है वो एक से ज़्यादा है। डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, जैसे कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्रीज, मतलब हर जितना भी खर्चा हुआ है ना, सबके अलग कॉलम बनाए जाएंगे। तो ये क्या होता है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो इस तरह से 2 तरह की पेटी कैश बुक होती है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पर कैश बुक का मैंने पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। तो अब इसके बाद हम करेंगे TS ग्रेवाल के न्यू एडिशन 2024 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो मेरे साथ जुड़े रहिए।